क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। आज हिस्ट्री चैप्टर 1 के संबंध में आप लोग को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में चैप्टर 1 में फ्रांसीसी क्रांति है, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुआ है उसके संबंध में आपको बताएंगे। तो ये जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुआ था। पूर्वो का लुई 16 शासक था। लुई 16 का शादी एंटो इनत के साथ हुआ था। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुआ था, कौन कौन से परिस्थितियों में फ्रांस की क्रांति हुआ था। तो सबसे पहले 14 जुलाई 1789 को सुबह फ्रांस के पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। यह एक अफवाह फैल गया कि शासक सम्राट शहर में सैनिकों को बुलाया है और यह सैनिक लोगों पर गोलियां चलाने वाली है। इस अफवाह फैल जाने से लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं एकत्रित हो गई। 7,000 पुरुष और महिलाएं एकत्रित हो गई और ये लोग सम्राट के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए और ये लोग अचानक शहर के भिन्न भिन्न भागों पर अटैक करना, आक्रमण करना शुरू कर दिए, शस्त्र के अपने हाथ में कब्जा में लेने के लिए। और बास्तिल किले पर या बास्तिल किले में इन लोगों को ऐसा मानना था कि इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद है, तो बास्तिल किले पर ये लोग आक्रमण कर दिए। और बास्तिल किले पर आक्रमण करने के बाद वहाँ से भारी मात्रा में गोला बारूद भी अपने अधिकार में ले लिए, लूट लिए। और बास्तिल किले को ये लोग घृणा के दृष्टिकोण से देखते थे। यह किला जो है, इसी किला में सम्राट रहता है और इसी किले के अंदर जेल भी बना हुआ था, इसलिए निर्दोष लोगों को भी उस जेल में रखा जाता था। और इसके विरोध में
उस किले पर आक्रमण करके और किले को तोड़ तहस नहस कर दिए। और तहस नहस करने के बाद उसके जो कुछ शेष अवशेष टुकड़े जो बचे वे लोग बेचना शुरू किए। और वैसे लोग जो इस स्मृति चिन्ह को संजो कर रखना चाहते थे वे लोग इसको खरीद लिए। और इस तरह से फ्रांस में एक क्रांति शुरू हुआ और लगभग इसमें 60,000 पुरुष और महिलाएं थे। और इस संघर्ष में, इस लड़ाई में वास्तिल का कमांडर भी मारा गया था। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति का शुरुआत हुआ था। अब यहाँ हम लोग चलेंगे कि लुई 16 20 वर्ष के उम्र में फ्रांस का शासक बना था। लुई 16 यानी फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण का परिणाम है। यानी लुई 16 जिस समय फ्रांस का शासक बना था उस समय उसका उम्र मात्र 20 वर्ष का था और उसका शादी आस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेस के साथ हुआ था। और तो चूंकि उम्र भी 20 साल और नई शादी भी और पत्नी के कहने के अनुसार सारा कार्य लुई 16 करता था। चूंकि पहले से ही फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ था। युद्ध के कारण फ्रांस पहले से ही कर्ज में 2 अरब लिब्रे कर्ज में पहले से ही फ्रांस डूबा हुआ था। लेकिन गद्दी पर बैठने पर पुनः इस खर्च को या महल को शान शौकत को बनाए रखने के लिए, सेना का खर्च चलाने के लिए और विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थाओं को चलाने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी। तो यह फ्रांस चूंकि संयुक्त अमेरिका के 13 जो उपनिवेश, ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, उस 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में, ब्रिटेन से मुक्त कराने में लुई 16 या फ्रांस का शासक काफ़ी मदद किया था और स्वतंत्र होने पर एक संयुक्त राज्य अमेरिका बना। और संयुक्त राज्य अमेरिका जब बना तो यह 10 अरब लिब्रे फ्रांस को कर्ज के रूप में दिया। पहले से 2 अरब लिब्रे कर्ज था फ्रांस का, अब यह कर्ज बढ़ करके 12 अरब लिब्रे हो गया। अब कर्जदाता देश जो था वह फ्रांस से 10% ब्याज मांगना शुरू कर दिया कि अब हम पूरा जो 12 अरब लिब्रे है उस पर 10% ब्याज लेंगे। इस तरह से इस ब्याज को पूर्ति करने के लिए लुई 16 को कर टैक्स बढ़ाने के लिए वह विवश हो गया और वह अपने लोगों को कर्ज बढ़ाना शुरू कर दिया। यह कर्ज तो जानते ही हैं कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। प्रथम स्टेटस में पादरी, दूसरे स्टेटस में प्रथम स्टेटस में द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। प्रथम स्टेटस में शासक वर्ग के लोग, सामंती लोग आते थे। द्वितीय में यानी चर्च के लोग आते थे और तृतीय वर्ग के अंतर्गत वकील, व्यवसायिक, शिक्षक, बड़े किसान, छोटे किसान, श्रमिक, ये लोग आते थे। और फ्रांस का यह एक ऐसा था कि प्रथम और द्वितीय स्टेटस के लोग जो थे वो कर्ज वसूलने का कार्य करते थे और तृतीय स्टेटस के लोग को कर्ज अदा करना पड़ता था क्योंकि पहले से ही ये लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। लेकिन फिर 10% ब्याज देने के लिए फ्रांस को और अधिक पैसे की आवश्यकता थी तो वह और अधिक कर थोप दिया और यह कर्ज देने में तृतीय स्टेटस के लोग सक्षम नहीं थे।
और इसके कारण से ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए। तृतीय स्टेटस के लोग, प्रथम स्टेटस में कर जो था वह एक सामंती कर था, सामंती कर लिया जाता था। द्वितीय स्टेटस में चर्च के लिए कर वसूला जाता था, जिसे टाइद कहा जाता है, जिसे टाइद कहा जाता है। टाइद यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। यानी चर्च के लोग एक प्रकार का धार्मिक कर वसूलते थे और इसको टाइड कहा जाता था। दूसरा कर जो था दो रूपों में वसूला जाता था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो सीधा टैक्स लगाया जाता था कि इतना देना है, तृतीय स्टेटस के लोग। दूसरा कर जो था तृतीय स्टेटस पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। वह कर तंबाकू, नमक या अन्य उपभोग की वस्तुओं पर टैक्स लाद दिया जाता था। और ये तृतीय स्टेटस के लोग इस प्रकार से सारे कर का वहन करते थे। इसके अतिरिक्त तृतीय स्टेटस के लोग को मतदान का भी अधिकार नहीं था। तृतीय स्टेटस के वैसे लोगों को मतदान का अधिकार था जो अपने 1 महीने का मजदूरी में 3 दिन का मजदूरी यानी कर जो है वह सम्राट को देता हो, वैसे लोगों को मत देने का अधिकार था। इन सब कारणों से फ्रांस की जनता काफी ऊब चुका था। अब उसे जीवन जीने के लिए समस्या उत्पन्न हो गया था। ठीक उसी समय फ्रांस में अकाल भी हो गया। अकाल हुआ, अकाल होने से खेतों में फसल का उत्पादन नहीं हुआ और फसल का उत्पादन नहीं होने से पाव रोटी का कीमत, जो वहाँ के फ्रांस के लोगों का मुख्य भोजन था, पंक्ति में कतार में लग कर के खरीदना पड़ता था और पाव रोटी का कीमत काफ़ी बढ़ गया था। तो इन सब कारणों से यानी लोगों का जीवन यापन करने में, जीवन जीने में भी कठिनाई होने लगा, जीवन संकट में पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को सामने जीविका संकट उत्पन्न हो गया, जीविका संकट उत्पन्न हो गया। इन सब कारणों से फ्रांस में क्रांति हुआ। तो अब से तृतीय स्टेटस के कुछ बुद्धिजीवी लोग जो थे, जैसे अधिवक्ता, वकील, शिक्षक और कुछ वैसे लोग थे जो कुछ व्यापार करते थे, व्यापार करके और कुछ धन अर्जन करते थे। वे लोग फ्रांस से रेशमी की वस्त्र, सूती वस्त्र समुद्र पारीय देशों में ले जा करके और वे लोग व्यापार का कार्य करते थे, धन अर्जन करके लाते थे। और कुछ जो बच जाता था वे देश के अंदर सामंती लोग उसके वस्त्र को खरीद लेते थे। तो इस तरह से उनके पास भी कुछ अर्थ का व्यवस्था हो गया था। तीसरा, ये जो तृतीय स्टेटस के जो लोग थे, इसमें कुछ लोग के पास ही भूमि था, बाकी तृतीय स्टेटस के लोग भूमिहीन थे, जिनकी संख्या 60% से अधिक था, भूमिहीन था।
अधिकांश भूमि चर्च के हाथों में, सामंती लोगों के हाथों में था और इस तरह से वहाँ जो है काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गया और इन सब कारणों से फ्रांस में क्रांति के रूप में परिणत हुआ। तृतीय स्टेटस के लोगों ने यह जो शिक्षक, वकील और कुछ जो व्यापारी वर्ग के लोग थे जो व्यापार करके पैसे लाए थे, इन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया और ये लोग संघर्ष, लड़ाई सम्राट के विरुद्ध छेड़ दिए और इन लोगों ने सम्राट से यह मांग किया कि एक ऐसी सरकार का निर्माण होना चाहिए जो आम जनता से चुना हुआ हो और ऐसा कानून निर्माण होना चाहिए जिसमें समानता हो और योग्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी पद पर नहीं जा सकता है, जबकि पहले कुछ विशेषाधिकार था, जैसे सामंती और चर्च लोगों को विशेषाधिकार था। केवल जन्म लेने से ही उस कुल में, वंश में उन्हें विशेष अधिकार के अधिकारी हो जाते थे। तो इसका ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए कि जो व्यक्ति उसके योग्य होगा वही उस कुर्सी पर जाएगा, न कि किसी वंश में। इस प्रकार से, क्योंकि इनका मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म होता है और स्वतंत्र रूप से यहाँ जीवन जीने का प्राकृतिक रूप से सबको अधिकार है, किसी को विशेष अधिकार लेकर के कोई नहीं आता है। इस प्रकार से ये लोग विरोध किए और इससे बीड़ा उठाए। पुनः मॉन्टेस्क्यू ने भी अपने सिद्धांत था कि एक ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए, एक ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जिसमें शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और वे चाहते थे क्या कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों हो और तीनों अलग अलग यानी स्वतंत्र हो। यानी एक इन लोगों का ऐसा विचार था कि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना चाहिए। जॉन लॉक और जया लॉक, रूसो ने भी इसी विचार को प्रतिपादित किए थे कि एक समानता के आधार पर सबको मत देने का एक ऐसी सरकार की गठन होना चाहिए जो आम लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति और पुनः वह जनता पर शासन करे। यह जॉन लॉक, जया लॉक का विचार था और इस प्रकार से फ्रांस में क्रांति हुआ और फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम अंत में यह हुआ कि फ्रांस का शासक लुई 16 को फांसी दे दिया गया। लुई 16 फ्रांस को लुई 16 को फांसी दे दिया गया। इस तरह से फ्रांस में क्रांति शुरू हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति पुनः इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में लोगों को कुछ अधिकार मिला, लेकिन स्वयं शासक जो था फ्रांस का वह एक तीनों स्टेटस के लोग, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस के लोगों से मतदान करा करके और एक जनप्रतिनिधि सभा का निर्माण किया, एक जनप्रतिनिधि सभा का निर्माण किया। लेकिन स्वयं जनप्रतिनिधि सभा का प्रधान वहाँ का सम्राट शासक स्वयं बना हुआ था। तो पुनः जब स्वयं उसका प्रधान बना हुआ था तो आम प्रतिनिधि सभा को किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर पाता था। तो पुनः तृतीय स्टेटस के लोग इसका भी विरोध किए, तृतीय स्टेटस के लोग इसका भी विरोध किए और ये लोग अलग एक इंदौर में एक सभा का आयोजन किए और इस सभा में ये लोग संकल्प लिए
कि यही सभा जो है इंदौर का हम लोगों का प्रतिनिधि सभा रहेगा। जब तक सम्राट हमारे विचारों को मानने के लिए नहीं मानता है तब तक। और इस तरह से तृतीय स्टेटस के लोग जो हैं वो क्या है, विरोध करना सम्राट का शुरू किया, और इस तरह से सम्राट अपना पराजय स्वीकार कर लिया और अपने शासन जो है एक स्वयं यानी जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप दिया। और इस तरह से फ्रांस में सम्राट का अंत हुआ और वहाँ एक जन कल्याणकारी लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पुनः तो आज़ादी मिला, मत देने का अधिकार मिला, 25 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन पुनः इस जो संविधान का निर्माण हुआ, जो नियम कानून बनाया गया, इसमें कुछ काफ़ी हद तक खामी भी रह गया था फ्रांसीसी क्रांति के होने के बावजूद भी। यानी महिलाओं को इसमें उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया, महिलाओं को अधिकार नहीं के बराबर दिया गया, महिलाओं को एक निष्क्रिय नागरिक के रूप में देखा गया। यानी जिस देश में रहते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, अगर उसको मत देने का अधिकार नहीं है तो वह किसी प्रकार का वह एक जानवर से भी बदतर जीवन उस व्यक्ति का होता है। तो यह फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार ही नहीं प्राप्त हुआ, योग्यता के अनुसार पद ग्रहण करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे फ्रांस में महिलाओं ने भी क्रांति करना शुरू कर दिया और महिलाएं अपना संगठन क्लब स्थापित करना शुरू कर दिए। और क्लब में जहाँ भी बैठते थे तो वहाँ अपने अधिकारों का चर्चा, अपने संगठन के बारे में, और इस तरह से वहाँ की महिलाओं ने भी संघर्ष किया और अपने हक, समानता का अधिकार, समान योग्यता के अनुसार पद पर जाने का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, इस प्रकार से जो एक किसी भी स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक को जो भी अधिकार प्रदान किया जाता है, वे सारे अधिकार फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाओं ने क्रांति के परिणाम स्वरूप अपना हक, अधिकार प्राप्त किया। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण ये सब चीज़ें हैं। यानी और इसके परिणाम स्वरूप वह फ्रांस में क्रांति हुआ था और अंत में फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम यह हुआ कि लुई 16 को फांसी दे दिया गया था। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति का समाप्ति हुआ। और अब इसके बाद क्रांति के बाद एक फ्रांस एक संवैधानिक फ्रांसीसी क्रांति के बाद
अब यहाँ देखेंगे कि क्रांति हुआ फ्रांस में, और क्रांति के बाद फ्रांस एक संवैधानिक गणतंत्र बन गया। संवैधानिक गणतंत्र का अर्थ होता है कि कोई भी स्वतंत्र जो देश होता है, कोई भी स्वतंत्र जो देश होता है, तो स्वतंत्र देश होता है उसी देश को कहते हैं जिस देश से जो स्वतंत्र होता है नागरिक भी स्वतंत्र होते हैं। तो एक ऐसा नियम कानून वहाँ बनाया गया जनता के गणतंत्र का, गण में जनता, तंत्र में नियम कानून, यानी जनता का बनाया हुआ नियम कानून बनाया गया जो जनता के हित में निर्माण किया गया। और उसमें एक ऐसी सरकार की गठन किया गया जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया। कार्यपालिका किसको कहा जाता है, न्यायपालिका किसको कहते हैं और विधायिका किसको कहते हैं। कार्यपालिका का काम होता है कोई भी कार्य को व्यवहारिक रूप में लागू कराने का जिम्मेवारी कार्यपालिका के हाथों में होता है। कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अस्थायी कार्यपालिका होते हैं जिनकी निश्चित अवधि 4 साल 5 साल का रहता है, बीच में भी हट सकते हैं। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका वे उनका एक निश्चित लंबा अवधि होता है जो 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। इसमें सरकारी सेवक, सरकारी कर्मचारी आते हैं, IAS, IPS, BDO, CO या अन्य इस प्रकार के अधिकारी जो है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, ये लोग अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। तो विधायिका का कौन है, विधायिका का काम होता है जनता के हित में नए नए नियम कानून को बनाना, और पुराने कानून कुछ अगर ऐसा बन गया है जो जनता के हित में नहीं है तो उसे हटाने का काम विधायिका के द्वारा होता है। तो विधायिका कौन है, विधायिका में आपका आता है संसद भवन, जनप्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, ये विधायिका है। ये लोग जनता के हित में बैठक करके नियम कानून बनाते हैं और पुनः इनके द्वारा बनाया हुआ नियम कानून को कार्यपालिका के द्वारा व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है। न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाया गया नियम कानून का कोई उल्लंघन करता है तो कार्यपालिका उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और उसके संबंध में लिख पढ़ करके और न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करता है, और न्यायपालिका उसे दंडित करने का काम करता है। तो दंडित 2 रूपों में, आर्थिक रूप का भी दंड और शारीरिक रूप का भी दंड न्यायपालिका दे सकता है। तो इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक गणतांत्रिक देश बन गया, और इस तरह से वहाँ के जो भी कार्य होते थे वो सभी जनता के हित में होता था। अब वहाँ का कोई शासक कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता था जिसके जनता को किसी प्रकार का हित हो, जनता के सामने जीविका संकट हो उत्पन्न हो जाए या इसके अतिरिक्त बनाया गया। साथ ही साथ जो गणतांत्रिक सरकार नहीं रहता है, गणतांत्रिक संविधान नहीं रहता है, तो वैसे देशों में, वैसे जगहों में जैसा कि फ्रांस में हुआ था कि वहाँ सम्राट का शासक, राजा का शासन जो था वह निरंकुश शासन था। राजा अपने लोगों को क्या करता था, काम करवाता था और उसे उचित मजदूरी भी नहीं देता था। इसके अतिरिक्त राजा सम्राट को सेवा का काम भी तृतीय से 10 लोगों को करना पड़ता था। कुछ प्रशासनिक सेवा, सैनिक सेवा और कुछ कृषि संबंधी सेवा और सड़क संबंधी सेवा का कार्य करने के लिए भी विवश लोग रहते थे, और इसके कार्य के बदले उचित मजदूरी भी नहीं दिया जाता था। इससे उनको और उनके परिवार के सामने जीविका संकट उत्पन्न हो जाता था। तो इस प्रकार से
फ्रांस की क्रांति का एक मूल कारण था और इस क्रांति से वहाँ बदलाव हुआ और एक ऐसा लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया जो सभी जनता के हित में और बनाया गया नियम कानून, और इस तरह से फ्रांस में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ।